नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवहारिक व्याकरण के तहत एक नए विषय के बारे में। हमारा नया विषय रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ संदेश लेखन है और रचनात्मक अभिव्यक्ति से तात्पर्य है लिखित प्रक्रिया। विद्यार्थियों, संदेश लेखन आपकी पाठ्यक्रम में इसी साल सम्मिलित किया गया है तथा इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम संदेश लेखन के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या बातें लिखी जाती है या क्या कहा जाता है। तो संदेश लेखन का अर्थ है कि किसी के द्वारा कहलवाई गई या भिजवाई गई बात संदेश लेखन का रूप ग्रहण करती है तथा ये है जानकारी का छोटा भाग होता है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जब आप उससे सीधी बात नहीं कर सकते हैं, और ये वह कथन या बात है जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक आसानी से भेज सकता है। यानी संदेश लेखन का शाब्दिक अर्थ है लिखित प्रक्रिया से जुड़ा हुआ वह भाग जो आप किसी को देना चाहते हैं या किसी के पास पहुंचाना चाहते हैं। ये लिखित प्रक्रिया से जुड़ा हुआ भाग होता है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि संदेश लेखन के अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लिखा जाता है शीर्षक, उसके बाद दिनांक लिखी जाएगी और दिनांक के साथ समय को दर्शाते हुए अभिवादन किया जाता है, और अभिवादन के बाद मुख्य भाग लिखा जाता है जहाँ पर हमारा संदेश है, यानी संदेश जो देना चाहते हैं वो मुख्य भाग में अंकित करना होता है, और उसके बाद में प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम लिखा जाता है। और विद्यार्थियों को सामान्यतः अपने नाम के बजाय क ख ग लिखने के लिए कहा जाता है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अच्छा संदेश लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सर्वप्रथम संदेश लेखन लिखने के लिए हमें एक बॉक्स बनाना होता है और बॉक्स की सुंदर बॉर्डर भी बनाया जाता है। उसके बाद इसके मध्य में हमें संदेश लिखा जाता है या संदेश से जुड़ा हुआ जो विषय आपको मिला है वो शीर्षक के रूप में इस बॉर्डर के यानी इस बॉक्स के बीच में लिखेंगे आप, और उसके बाद दिनांक लिखेंगे, दिनांक के साथ समय को भी दर्शाएंगे। उसके बाद अभिवादन लिखते हुए अपनी बात आगे कहेंगे। तो अभिवादन के तहत अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए आदरणीय शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अगर छोटे और दोस्त हैं तो उनके लिए प्रिय शब्द लिखा जाएगा, और गणमान्य व्यक्ति है तो उनके लिए मान्यवर आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बात कहने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद हमारा जो मुख्य विषय है उसका वर्णन करते हैं, और हमारे विषय को आकर्षित बनाने के लिए सुंदर चित्रों का समावेश भी कर सकते हैं। हम खुद ड्राइंग कर सकते हैं या काट पीट कर भी चित्रों को वहाँ पर चिपका सकते हैं। साथ में अपनी बात की या मन के भावों को दर्शाने के लिए विषयानुकूल शायरी, श्लोक, दोहा, तुकांत पदों का प्रयोग भी आसानी से इसके अंतर्गत किया जा सकता है, तथा अपने विषय को और रोचक बनाने के लिए यानी लेखन को और रोचक बनाने के लिए वहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी रंगीन पेंसिल्स का प्रयोग करते हुए हम अपनी बात वहाँ लिख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें एक और बात ध्यान रखनी है जो ज़रूरी है, वो है इसकी शब्द सीमा। तो इसकी शब्द सीमा 30 से 40 शब्द होनी चाहिए, और जब ये सारा आप अच्छे से लिख लेते हो तो लास्ट में अंत में भेजने वाले का नाम लिखा जाता है और विद्यार्थियों से सामान्यतः क ख लिखवाया जाता है खुद के नाम के स्थान पर। अब हम यहाँ संदेश लेखन के प्रकार को जानने का प्रयास करेंगे कि संदेश लेखन के कितने प्रकार हैं। तो संदेश लेखन के वैसे तो अनेक प्रकार है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में CBSE द्वारा कुछ निर्धारित विषयों का ही चयन किया गया है जिनका वर्णन यहाँ विधिवत समझाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले हैं शुभकामनाओं से जुड़े हुए संदेश, जो किसी के जन्मदिन, किसी प्रतियोगिता, परीक्षाओं में सफल होने से जुड़े हुए हो सकते हैं, तथा पदोन्नति से भी होने पर भी ये संदेश दिए जाते हैं, और पदोन्नति से यहाँ पर तात्पर्य है प्रमोशन। दूसरे नंबर पर आते हैं
पर्व और त्यौहार पर दिए जाने वाले संदेश। तो इसके अंतर्गत हम उन संदेशों का लिखते हैं जो हमारे राष्ट्रीय और हमारे सामाजिक त्योहारों से जुड़े हुए होते हैं। तो भारत एक त्योहार पर उत्सव प्रधान देश है और यहाँ पर हर प्रकार के उत्सव महीनों और हर दिन के रूप में मनाए जाते हैं। तो उनसे संबंधित संदेश हम एक दूसरे को भेजते रहते हैं। तो प्रमुख रूप से उनमें जो संदेश आते हैं वो है हमारे आज़ादी का दिन यानी स्वतंत्रता दिवस से संबंधित संदेश, दीपों का त्यौहार, दीपावली से जुड़ा हुआ संदेश, या रंगों से जुड़ा हुआ रंगीन होली का त्यौहार है, इससे जुड़े हुए संदेश इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं। उसके बाद है विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, और वो कौन कौन से हैं? किसी पुण्यतिथि पर, शोक संदेश से जुड़ा हुआ, तथा कहीं पर आयोजित होने वाली भागवत तथा रामायण कथाओं का आयोजन, इनका संदेश भी हम लिखित रूप से दूसरों के पास में पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर स्थानीय रूप से आयोजित होने वाले कुछ ऐसे दिवस या उत्सव है जिनकी जानकारी हम संदेश के रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं। उसके अंतर्गत पर्यावरण दिवस, महिला दिवस या मजदूर दिवस इत्यादि है जिनकी सूचना संदेश के रूप में लिखी जाती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत संदेश होते हैं। इनके अंतर्गत अनुपस्थिति की सूचना देना है, घर देरी से आना है, माँ पिताजी को कोई बात बतानी है, भाई बहन रिश्तेदारी आदि को जो हम संदेश देते हैं वो सारे के सारे संदेश व्यक्तिगत संदेश के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा है आपका मिश्रित संदेश, जो या जिसके अंतर्गत कह सकते हैं कि देशभक्ति से जुड़े हुए, युद्ध के हालातों से उत्पन्न परिस्थितियों को समझाने के लिए सरकारी गैर सरकारी संस्थान द्वारा जो समय समय पर दिए जाने वाले संदेश है वो इसके अंतर्गत आएंगे। प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो समय के साथ दी जाती है, उनसे जुड़ी हुई जो जानकारियाँ हैं जो लिखित रूप में लिखी गई है वो इसी संदेश के अंतर्गत आती है। वो भूकंप, महामारी, तूफान तथा अन्य कोई भी आपदा हो सकती है, जैसा कि अभी पूरा विश्व वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जो एक बीमारी के रूप में हमारे जीवन को धीरे धीरे लेती जा रही है। तो इन परिस्थितियों से जुड़ी हुई बारीकियां जब आम लोगों तक पहुंचानी होती है तो वो जो लिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है वह संदेश के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि ये संदेश लेखन आधुनिक है या परंपरागत तरीके से ही चला आ रहा है। तो आज हम यहाँ जानेंगे कि संदेश लेखन के आदि से आधुनिक स्वरूप की जानकारी के रूप में, और वो जानकारी मिलेगी हमें परंपरागत रूप से संदेश लेखन की प्रक्रिया को समझकर, क्योंकि संदेश लेखन कोई नया विषय नहीं है। ये इसके माध्यम से सदियों पहले कबूतरों की सहायता से दूर बैठे अपनों को संदेश भेजे जाते थे, यानी हमारे परंपरागत रूप से ही संदेशवाहक के रूप में पंछियों को काम में लिया जाता रहा है। और उसके तहत कबूतरों को प्रशिक्षण दिया जाता था, क्योंकि कबूतर एक तरह से होशियार पक्षी माना जाता है। उसके पंखों से संदेश को, लिखित संदेश है उसको बांध दिया जाता था और उसके बाद उसे उड़ा दिया जाता था। सामान्यतः ये कबूतर अपना कार्य पूर्णता से करते थे, लेकिन कभी कभी उनको कार्य करने में भी बाधाएं आती थी। वह प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है या रास्ते में घटने वाली कोई दुर्घटना है, जिससे कि वो संदेश समय पर नहीं पहुंच पाता था और वो जानकारी पूर्णतः अपनों तक नहीं पहुंच पाती थी। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे परिवर्तित करते हुए पंछियों का स्थान व्यक्तियों ने लिया है, और वो व्यक्ति संदेशवाहक के रूप में अपनी लाठी में घुंघरू बांधकर गांव गांव, गली गली घूमकर या व्यक्तिगत स्तर पर जिनको जो सूचना देनी होती है वो सूचना पहुंचाने का कार्य करते थे। और कभी कभी घुंघरू बनते थे और कभी ये बोपों का सहारा भी लेते थे। और संदेशवाहक उस समय हर कार्य के रूप में मान्य होते थे, यानी संदेशवाहक को उस समय हर कार्य का नामकरण किया हुआ था। धीरे परिस्थितियाँ बदलती है और उस समय हमारा जो राजा महाराजाओं का शासन था, उस शासन प्रणाली के अंतर्गत राजा जब कोई भी संदेश अपनी प्रजा तक पहुंचाना चाहते हैं
तो उसके लिए वह चौराहे पर नगाड़े बजवाकर अपनी बात अपनी प्रजा तक पहुंचाया करते थे। समय परिवर्तनशील है और मानव जीवन जिज्ञासु प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये परिवर्तित रूप लिखित प्रक्रिया के रूप में एक आम व्यक्ति हर घर तक पहुंचाने के कार्य में लग जाता है। तो वह व्यक्ति डाकिये के रूप में सर्वविदित होने लगता है और उस समय गांव डाणियों तक डाक पहुंचाने का कार्य जिस व्यक्ति से जुड़ा होता था उसे डाकिया कहा जाता है। लोग डाके का बेसब्री से इंतजार करते थे और वह लोगों का संदेश घर घर पहुंचाने का कार्य करता था। आज भी वैज्ञानिक उपकरण बहुत हमारे जीवन को घेर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डाकिये की भूमिका अहम मानी जा रही है। वहाँ पर जो दुर्गम पहाड़ी स्थलों के रूप में हैं, जहाँ पर साइंस की प्रक्रिया या साइंस से जुड़े हुए उपकरण कार्य नहीं करते हैं, वहाँ आज भी डाकिया मुस्तैदी से अपने कार्य को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। फिर समय परिवर्तन से मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति, जिसने कि अपने रास्ते की बाधाओं को समय के साथ दूर करते हुए एक विकसित समय की पहचान बनाई है और विकसित समय में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है वह विज्ञान के उपकरणों के भरोसे। और ये विज्ञान के उपकरण मानव जीवन को जहाँ आसान कर चुके हैं, उनके सामने उनकी जीवन की कठिनाइयों को दूर कर चुके हैं, उन्हीं में एक प्रमुख है टेलीफोन, जिससे कि ये जो लिखित संदेश है वह मौखिक रूप से अपनों तक, दूर बैठे हुए अपनों तक आसानी से पहुंचाया जाने लगा। और धीरे धीरे ये टेलीफोन प्रक्रिया भी विकसित अवस्था में पहुंचकर मोबाइल का रूप ग्रहण कर लेती है और जिसके तहत आज एक सामान्य व्यक्ति का यानी खुद व्यक्तिगत लोगों के पास अपना अपना मोबाइल होता है, जिससे वे आसानी से कहीं पर बैठकर किसी से भी अपने संदेश से जुड़ी हुई बातचीत भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये संदेश के कुछ रूप है जो बदलते हुए समय से आगे बढ़कर अपने विकसित रूप को ग्रहण कर चुके हैं, जिनकी सामान्य जानकारी हमने यहाँ प्राप्त करी। तथा अब हम यहाँ जानेंगे कि एक अच्छा संदेश लेखन लिखना है तो उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसका ढांचा किस प्रकार बना हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए है कि सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसकी सुंदर बाउंड्री लाइन बनाएंगे और बीच में जहाँ प्रारूप लिखा है वहाँ पर इसका विषय लिखा जाता है संदेश लेखन का। उसके बाद दिनांक लिखी जाती है और दिनांक के सामने ही समय को दर्शाया जाता है तथा उसके बाद दिनांक के नीचे संबोधन लिखा जाता है यानी अभिवादन किया जाता है। उसके बाद अपने विषय वस्तु को बारीकी से यहाँ पर समझाई जाएगी। जब आप अपनी बात अच्छे से स्पष्ट कर देते हो तो उसके बाद नाम लिखकर संदेश लेखन का समाप्त किया जाता है। अब हम यहाँ अपनी बात विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिसके तहत लिया गया पहला उदाहरण सामान्य व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ या सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जो सामान्य संदेश के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे पास कोई शीर्षक नहीं है तो हमने इसमें शीर्षक के स्थान पर संदेश लिखा है। उसके बाद इसमें दिनांक को लिखा गया है और समय को सामने दर्शाया गया है। उसके नीचे हमारे आदर सूचक शब्दों के रूप में अभिवादन करते हुए माँ को आदरणीय माँ लिखा गया है। फिर हमारी जो संदेश है उसको लिखने की कोशिश करते हुए लिखा है कि माँ, आज राठौड़ साहब का फ़ोन आया था, आप घर पर नहीं थी, मैंने ही फ़ोन उठाया था। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप घर आएँ उनसे बात कर लें, क्योंकि मैं तो ट्यूशन जा रहा हूँ। आपका बेटा लक्ष्य राज। यानी यहाँ आप सामान्य जीवन से यानी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें लिख कर किसी के लिए अपने घर में छोड़कर जा सकते हो। तो जो छोड़कर जाते हो वह भी एक लिखित प्रक्रिया के तहत संदेश लेखन का ही रूप माना जाता है। अब हमारे सामने दूसरा उदाहरण है जो जन्मदिन से जुड़ा हुआ है और इसके लिए कुछ पंक्तियाँ भी लिखी गई है और चित्र भी पेस्ट किया गया है। तो उसमें सबसे पहले संदेश लिखा गया है शीर्षक के रूप में
कि जन्मदिन पर शुभकामनाएं संदेश देना चाहते हो। उसके बाद दिनांक को लिखा गया है और सामने समय को दर्शाया गया है और उसके बाद कुछ चंद लाइनें लिखकर अपनी जो शुभकामनाएं हैं वो व्यक्त की गई है कि जीवन के रास्ते हमेशा गुलजार रहे, चेहरे पर आपके सदा ही मुस्कान रहे, देता है दिल ये दुआ आपको, ज़िंदगी में हर दिन खुशियों की बहार रहे। ये पूरा लिखने के बाद आप लिखोगे, प्रिय मित्र राज, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां इसी प्रकार आती रहे, भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहें तथा आप दीर्घायु हो, मेरी यही कामना है। सबसे अंत में लिखा जाएगा तुम्हारा मित्र क ख ग। यानी इस तरह से हम अपनी बात को भी व्यक्त कर सकते हैं। यानी हम तुकांत पदावली या कविता या दोहा शायरी से अपनी बात को शुरू करते हुए हमारे मित्र या बड़ों को, छोटों को हम जन्मदिन की शुभकामनाएं संदेश के रूप में यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक बधाई संदेश है और उस बधाई संदेश के लिए हमने चित्र बनाया है या चित्र का सहारा लिया है। उस संदेश के साथ भी हमने सबसे पहले दिनांक और समय को दर्शाया है। उसके बाद हमने अपने मित्र को संबोधित किया है, प्रिय मित्र मोहित, और समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के आधार पर पता चला है कि तुमने 10वीं बोर्ड परीक्षा 98% अंक से पास की है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो, अपना तथा अपने परिजनों का नाम रोशन करते रहो। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, तुम्हारा दोस्त विवेकादित्य। यानी इस तरह का संदेश सामान्य शब्दों के माध्यम से आप अपने दोस्त तक आसानी से पहुंचा सकते हो। उसके बाद हमने दीपों का त्यौहार दीपावली से जुड़ा हुआ एक शुभकामना संदेश लिया है। उसमें भी हमने एक चित्र का प्रयोग करा है तथा हमारी शुभकामना व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमने दिनांक और समय को दर्शाया है। उसके बाद प्रिय मित्रों, क्योंकि ये एक मित्र को नहीं लिख सकते, हम बहुत सारे दोस्त को वही मैसेज आगे भेजते हैं, तो इसलिए हमें इसमें बहुवचन का प्रयोग करा है कि प्रिय मित्रों, झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दीपावली आपके परिवार में सुख समृद्धि और आरोग्यता लेकर आए। मेरी तरफ से यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तुम्हारा मित्र क ख ग। यानी वहाँ पर हम बहुत सारे दोस्तों को ये संदेश आगे भेजने वाले हैं, तो वहाँ हम अपने नाम भी लिख सकते हैं और क ख भी लिख कर हम ये संदेश आगे पहुँचा सकते हैं। आगे का हमारा जो उदाहरण है वह नव वर्ष की शुभकामनाओं से जुड़ा हुआ है और इसके तहत सबसे पहले शीर्षक लिखा गया है। उसके बाद समय को दर्शाते हुए हमने दिनांक भी लिखी है और फिर हमने संबोधित करते हुए, मित्रों को संबोधित करते हुए शेरो शायरी का सहारा लिया है, जिसके अंतर्गत एक छोटी सी कविता लिखी गई है जिसमें कि आज हर रंग नया सा है, रूप नया सा है, हर दिल में है एक एहसास नया सा है, नया साल है नई उमंगे मन में है, हर उम्मीद हर ख्वाब नया सा है। आओ ख्वाबों को हकीकत में बदले, करते हैं कुछ अलग सा कुछ नया सा। हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे नाम के स्थान पर क ख ग लिखा गया है। तो इस प्रकार ये एक संदेश लेखन का जुड़ा हुआ एक रूप है जो आपको समझाने की कोशिश की गई है। आप इसको दोबारा देखें, समझें और अपनी दुविधाओं को दूर करें।